99% of the revenue is going to the top 1% of the content creators. Every content creator, they're very, very emotional about the content creation business. How would you reposition YG today? Currently is the best time to rebuild YG. हम ही involved हैं जिसमें रणवीर सिंह ने जॉनी सिंस वाला campaign. Every individual who is starting a business, they should start to invest in learning about marketing. Why is Rahul Gandhi's image changed now? If you're running a massive Diwali festival campaign and you have to do a street jacketed marketing approach, What is street jacketed marketing approach? जहाँ पे आपको सिर्फ बेचना है, Instagram becomes a very effective module for you to sell your product. आज की डेट में इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू क्या प्रॉब्लम चल रही है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप किस तरीके से ये मोनेटाइजेशन को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर सकते हो. शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स अभी राइट नाउ बिकॉज फॉलोअर के रेस में दे आर एक्चुअली एंडिंग अप Buying fake followers, yeah. But do Bill Gates also really need that attention? कुणाल भाई कैसे हैं आप? ऑल गुड. आप कैसे हो? मैं आपको ना एक बिजार नाम से एड्रेस करने वाला हूँ, द इन्फ्लुएंसर एंड पीआर माफिया. पीआर माफिया की बात करने वाले हैं आज हम, because we see lot of these companies, lot of these influencers, lot of celebrities Yeah. have a PR company Yeah. associated with them that manages their perception. Yeah. किसी के साथ भी कुछ हो जाता है, the PR company steps in. Yeah. They help them realign their position in the market. Yeah. So आज वही समझना है आपसे, बट कुछ भी बोलने से पहले एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे. एक्चुअली प्लेज की ज़रूरत नहीं है. मैं हाँ. एक्चुअली आपको बताता हूँ, पीआर का एक बेसलाइन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हम एज अ कंसल्टेंट हर अपने क्लाइंट को भी बोलते हैं. ऑथेंटिसिटी शुड बी द बेसलाइन ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड. तो वो आपके साथ बात करते हुए मैं बहुत सारे मिसकंसेप्शन अबाउट पीआर भी वो एड्रेस करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार पीआर को एज अ स्टंट देखा जाता है. जैसे आपने अभी जब बात भी स्टार्ट किया तो आपने बोला कि अगर किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कुछ होता है या किसी कंपनी के साथ कुछ होता है तो एक पीआर टीम आती है उसको सैल्वेज करने के लिए. एक्चुअली पीआर टीम उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी लीगल टीम इम्पॉर्टेंट है, जितनी आपकी एचआर फंक्शन इम्पॉर्टेंट है एक कंपनी में. पीआर टीम आपको कंसिस्टेंटली गाइड करती है, बिकॉज आपका परसेप्शन, आपका रेप्यूटेशन जो है वो सिर्फ आपका इमेज डिफाइन नहीं करता है. आज के दिन में वो आपका शेयर वैल्यूज भी डिफाइन करता है. तो इतना क्रिटिकल है. सो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आई कैन टेल यू दैट मैं उस प्रोफेशन से हूँ जहाँ पे ऑथेंटिसिटी का इम्पोर्टेंस सबसे ज़रूरी है. चलो अभी जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा वो समझ में आएगा हमें. बट वी वांट टू गेट गोइंग विद द मोस्ट प्रोमिनेंट इशू इन द मार्केट. अभी क्या है ना, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं जो इन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना चाहते हैं. करेक्ट. एंड दे ऑब्वियसली आर ट्राइंग टू, आई वुड से, मोनेटाइज अ इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी. करेक्ट. एंड ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स. करेक्ट. मतलब एक तो होता है कि मैं टीवी पे ऐड चला दूं, करेक्ट. एक होता है कि मैंने फेसबुक पे ऐड चला दी, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दी. करेक्ट. दूसरा तरीका है कि मैंने इन्फ्लुएंसर को हायर किया, अपनी स्टोरी जो मैं अपना कन्वे करना चाह रहा हूँ, करेक्ट. चाहे वो पोजीशनिंग की हो, चाहे वो परसेप्शन की हो, चाहे वो फिर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की ही क्यों ना हो, करेक्ट. एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू गेट डन और ड्राइव अ मैसेज टुवर्ड्स एन ऑडियंस, आई एम ट्राइंग टू डू दैट थ्रू एन इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी दीस डेज. 100%. मुझे सबसे पहले ये समझना है कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं मार्केट में. अगर आप 2-3 कोई टॉप प्रॉब्लम्स बता पाओ. डेटा पे जाते हैं हम. तो आज के दिन में अगर आपका जो रिसेंट एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा है दैट अगर आप मार्केट को 100 के यूनिट्स में डालते हैं, 99% ऑफ द रेवेन्यू इज गोइंग टू द टॉप 1% ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स. 99% of the revenue is going to top 1% of the content creators. Yeah. 99% of the people are making very little or no money right now. तो अभी इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दैट आप किस तरीके से ये मोनेटाइजेशन को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर सकते हो. और ये तभी होगा जब, बिकॉज इन्फ्लुएंसर आज के दिन में हम बात करें, कल को ये क्वेश्चन भी उठता है कि आप इन्फ्लुएंसर की ऑथेंटिसिटी जब बहुत सारे ब्रांड को वो प्रमोट करने लगेंगे तो ऑथेंटिसिटी कहाँ रहेगी. हाँ, मतलब सेम ही ब्रांड
सेम ही एक इन्फ्लुएंसर आज होंडा को प्रमोट कर रहा है, कल को मारुति को कर रहा है. Yeah. करेक्ट. और ये क्वेश्चन रहेगा, और मुझे लगता है कि इन टाइम्स टू कम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को पीयर टू पीयर मार्केटिंग कहने की ज़रूरत होगी, बिकॉज जैसे हम लॉन्ग टेलिंग करेंगे, और लॉन्ग टेलिंग दो तरीके से आप कर सकते हो. आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक तो कंटेंट की लॉन्ग टेलिंग कर सकते हो, दूसरा आप What is long telling? long telling is when you actually you're not focused on one or two celebrities, but you are actually going and spreading and doing like 500,000 content creators to create content for you. That is the time when the revenue is going to get spread out across माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग की बात माइक्रो करें अगर हम. नैनो आपके छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हो रहे हैं, और कैटेगरी बढ़ता जा रहा है हमारा. तो ये एक तरीके का लॉन्ग टेलिंग है. दूसरा लॉन्ग टेलिंग होता है कि आप आकर ना एक बर्स्ट मत करो. अब मैं आपके साथ एक एंगेजमेंट किया और एक कंटेंट बनाया, एंड आई एम आउट फ्रॉम योर इकोसिस्टम, फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स. देयर इज वन कंटेंट, ब्रांड विजिबिलिटी दिया, आपके जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने वो कंटेंट देखा, एंड देन गॉन. लॉन्ग टेलिंग ऑफ कंटेंट भी ज़रूरत होता है कि अगर मैं नितिन के साथ इंगेज कर रहा हूँ तो बार बार नितिन के साथ करता रहा. हाँ, तो मैं किस तरीके से वो इक्विटी को बढ़ाऊं बाय एक्चुअली लॉन्ग टेलिंग द कंटेंट. एंड लॉन्ग टेलिंग ऑफ द कंटेंट वुड नॉट मीन कि नेसेसरली आप हर बार ब्रांड के लिए रील बनाओ. कैसे आप एक ब्रांड के साथ जब आप इंगेज कर रहे हो, तो एक कंटेंट जो है वो आप ब्रांड के ऊपर बनाओ जो ऑथेंटिक कंटेंट है. उसके बाद उस ब्रांड को किस तरीके से आप अपने सेवरल पॉडकास्ट, सेवरल कंटेंट में आप प्लग कर सकते हो. जैसे गौरव एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमिक, ही डज दैट विद मामा अर्थ अ लॉट. गौरव जो है, ही इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन मेक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मोस्ट इफेक्टिव. क्योंकि वो जब कंटेंट, आप पूरा कंटेंट जब तक नहीं देखते हो तब तक आपको समझ नहीं आता कि ये ब्रांडेड कंटेंट. वो स्टार्ट ही करता है अपने ऑथेंटिसिटी ऑफ टेलिंग अ स्टोरी व्हिच इज कॉमिकल, एंड देन ही सटली प्लग इन द ब्रांड. एंड जितने भी ब्रांड उनके साथ काम करते हैं, आई थिंक they have actually given the what would I say, the creative freedom to this guy to actually have his way of telling the story. And वो वर्क बहुत अच्छा करता है. सो वापस आपके क्वेश्चन पे आते हैं. सो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अभी रेवेन्यू जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और वो इसलिए भी नहीं है बिकॉज अभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहो तो आप एक एड नेटवर्क पे जाकर बहुत इजीली आप एक डैशबोर्ड पे आप मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऐड को रन कर सकते हो. उसी तरीके से आप जब इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करना चाहो तो प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं. हमारा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अलग अदर प्लेटफॉर्म्स है विच अलाउज यू टू कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंसर्स, सर्च देयर डेटा, यूटिलाइज सम डेटा एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा. बट स्टिल यू हैव टू डील विद अ ह्यूमन, एंड व्हेन यू हैव टू डील विद अ ह्यूमन, you have to work with that person, individual, to first understand his nuance of what kind of a content he is making. उसके बाद उनके साथ आपको बात करके पूरे content को engage करके आप, so that process for a big companies where the team size is very small, imagine your marketing team is very small, even if you're working with digital agency, they are running these digital campaign and influencer campaign together. तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है कि वो इमेजिन करो 1000 लोगों के साथ इंगेज करके उनको अलग से ब्रीफ देंगे, उनके कंटेंट को इवैल्यूएट करेंगे और फिर उस कंटेंट को वो अप्रूव करेंगे. तभी जब तक ये पूरा AI एनेबल्ड प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसमें दिस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन could actually be automated to a large extent and AI can do that, you will not see the long tailing happening. ये मुश्किल कैटेगरी के लिए इसलिए है बिकॉज बहुत मुश्किल होगा अगर आप एक कैंपेन करना चाह रहे हो जिसमें कि आप 5000 लोगों को हायर करके उनसे कंटेंट बनाओ. और इमेजिन करो कि आपका 5000 कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना रहा है, उसका इम्पैक्ट वर्सेस 1 कंटेंट क्रिएटर और 20 कंटेंट क्रिएटर और 50 कंटेंट क्रिएटर. सो लोगों को इम्पैक्ट पता है कि लॉन्ग टेलिंग करने से आपका ब्रांड मैसेजिंग का इम्पैक्ट बहुत होगा, बट there is a lot of headache in terms of managing that. And when you're dealing with individuals, there are different aspects that you have to keep in mind. That every content creator, they are very particular about
what they would want to actually do, what they would not want to do. They are very, very emotional about the content creation business, and you have to still understand those nuances and get these things done. But I think during Diwali, if you're running a massive Diwali festival campaign, and you have to do a street jacketed marketing approach, What is street jacketed marketing approach? जहाँ पे आपको सिर्फ बेचना है, आपको बताना है कि बिग बिलियन डे का सेल होने वाला है, सबसे ज्यादा लोगों को पता चले। आपको कोई स्टोरी टेलिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ लोगों को अवेयरनेस करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इजीली डू लॉन्ग टेलिंग, you can create a standard content templates. You can actually share those standard templates. You can actually create a framework around which the content has to be created, and that all can be put on a single dashboard by 1,000 to 2,000 people, and it can be approved with one click. So अब मार्केटर्स को ये समझना पड़ेगा कि जब वो ब्रांडेड कंटेंट कर रहे हैं, एक टाइम है जब आप एक स्टोरी एंड एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हो, जब आपका कैंपेन जो है एक तरीके का मैसेज देना चाहता है। बट देन देर आर स्ट्रेट जैकेटेड मार्केटिंग अप्रोच वेयर यू जस्ट वांट टू सेल, यू जस्ट वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट दैट हैज कम इन, या आपका नया कार लॉन्च हो रहा है, अब उस कार का अवेयरनेस ही करना है आपको सिर्फ। सो आप एक वेल शॉट वीडियो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर को दे दो और उस कंटेंट क्रिएटर को बोलो कि इसके ऊपर आपको ये नरेशन करना है, वो कंटेंट क्रिएटर विल बी easily very happy to actually do that. And if it is suiting his kind of audience, now you can actually, now with that framework, you can actually do multiple content creators to actually go ahead and actually do that content for you, जिसमें remix की type में एक corner में वो बात कर रहा है और दूसरा एक well shot video चल रहा है. So long tailing is a very, very important thing that needs to happen so that revenue could, because influencer marketing as an industry is going to employ a large number of people, and it is only possible when we actually start to build on that, on the long tailing. And third aspect जो भी हम ये कहना देखना चालू किया हमने, shortcuts यूज कर रहे हैं influencers अभी right now, because follower के रेस में they're actually ending up buying fake followers. Yeah. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व, तो हाउ डू यू फिगर आउट दैट दिस पर्सन हैज अ फेक फॉलोअर? सो बेसिकली एल्गोरिदम हमारा जो क्लैन कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, और ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में जिन्होंने एल्गोरिदम क्रिएट किया हुआ है, जिसमें दे जस्ट, एंड वी हैव ऑप्ट इन डेटा, सो वी हैव अ वाइट लेबल एपीआई फ्रॉम फेसबुक वेयर वी कैन एक्सेस, व्हेन यू गिव अस अ permission to access your platform, access your user ID profile, we're able to actually go through your followers. And you do simple assessment of what a real Facebook user does and what a dummy Facebook user will do. So basis that you're able to actually evaluate what is the fake follower, and because generally a fake follower will only follow, he would not have a follower themselves. There's no activity in their account. There is no activity, largely there is no engagement level is very low, and then you could figure out massively in that way. And ये जो हो रहा है ना, ये not only आपके content creators कर रहे हैं, but मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आजकल entrepreneurs में वो content बना रहे हैं और create कर रहे हैं, और उनमें भी मैंने देखा है कि they not waiting for the content to generate interest for their platform. They're trying to fast forward it by actually utilizing these means. It is spoiling their own channel. So in a way, slowly brand can see it through. They can actually understand that you're putting one post, you're getting 300 likes, and you have about 1 lakh followers. It doesn't work that way. That means you have a certain number, as in at any given point of time, and there is an average of 1,000 plus engagement that you could actually create if you have about a 1 lakh plus follower base. It's the baseline that you could possibly see for an engaged content creator. How much should be in the percentage terms? एक अच्छा engagement percentage क्या होता है अगर मेरे 1 लाख follower है? See, actually we've seen that 10% is a very nice engagement. 10%? मतलब अगर 1 लाख फॉलोवर है, 10,000 लोग उसमें से एंगेज करेंगे, 10,000
कि लोग का एवरेज मंथली एंगेजमेंट आपका होना चाहिए, नॉट सिंगल पोस्ट. Hmm. So it will be difficult that all your post is doing well. But when Right. you get your metrics, when you analyze it, it's a very decent this thing. Hmm. But when you do branded content, the percentage goes down. Goes down. So the engagement level goes down, and we actually understand that. We actually, when we look at recommending our brands in terms of what possible reach that they can get, Hmm. we do those assessment that branded content will not be the same. Like What is the percentage reduction normally? जैसे 1 लाख व्यूज आते हैं, ब्रांडेड पे कितने आ जाते हैं? 1%. That's it. 1 to 2% ब्रांडेड कंटेंट का आपका एंगेजमेंट आता है अगर influencers doesn't push it themselves. Now the brands are also going and telling influencers to actually do Subtle. uh, no, some brands like FMCG brands, they are looking at cost to the views. Hmm. So they're saying that we would need a minimum this much views if I'm spending this much to your content. So then the content creator also boosts their post, which is a legal way of doing Yeah. this thing. And if they're doing it, it's good for their channel also, it's good for brand also, that brand is able to reach larger audience. So it's more like a user generated content framework. It is, yeah, for a उस तरीके smaller, से, yeah. yeah. अगर बट आप जब बड़े कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करते हो तो आपका डिस्कशन उनके साथ अलग रहता है, बिकॉज उनके भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं और ब्रांड्स के डूज एंड डोंट्स होते हैं. यू हैव टू मैरी द टू to actually come to a common ground to actually build those. And at many occasions, what we feel is that when you actually let the content creator guide you, you can create a framework. You can tell them कि मुझे expected क्या है, क्या outcome चाहिए मुझे, और ये कहानी मुझे बोलनी है. Let them decide how they want to actually tell that story. Let them come back to you with options that they can actually choose. Don't go with a script written by a digital creative head who doesn't know the content creator and his audience. Right. So and today, why his audience like that content creator. Correct. Yeah. अब आपको पॉडकास्ट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया. अब इतने दिनों में अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने बोला कि डेटा की लर्निंग होती है. जब भी आप एक कंटेंट बनाते हो उसकी एंगेजमेंट से आपको समझ में आता है क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है. तो इमेजिन करो कि आपने इतना कुछ लर्न किया है and I'm not utilizing that learning. तो ये मेरी बेवकूफ़ी है. फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, एक क्रिएटिव बंदा जो बैठा हुआ है एजेंसी में वो बेहतर क्रिएटिव कर सकता है. बट वो कंटेंट क्रिएटर ने 1 मिलियन फॉलोअर बनाया है अपने कंटेंट पे, तो उसको ये पता है कि वो लोग क्या पसंद करते हैं. तो मेरा ये फर्ज बनता है that I give that freedom to that content creator, and always that has worked. मैं गारंटी करता हूँ गौरव कपूर जैसे कंटेंट क्रिएटर जो लीड करते हैं ऐसे इनोवेटिव कंटेंट बनाना, आई थिंक वो ब्रांड को मच मोर वैल्यू देते हैं दैन दे कैन गिव दैन एनी अदर कंटेंट क्रिएटर. आप सेलिब्रिटी भी उठाकर देख लो, वो भी नहीं दे पाएंगे वैसा ब्रांड वैल्यू. कभी कभी कुछ कंटेंट जो है जो क्रिएटेड बाय द क्रिएटिव गाइज ऑल्सो ब्रेक द इंटरनेट. एक हमारा कैंपेन था जिसमें हम ही इन्वॉल्व थे, बोल्ड केयर कैंपेन, जिसमें रणवीर सिंह ने जॉनी सिंस वाला कैंपेन था जिसमें हम PR. You were responsible for that? No, creatively not. We were the PR partner. We were supposed to actually get this to be talk of the town also. So one is you have to have a product strength. तो जब रजत जो फाउंडर है बोल्ड केयर के, जब उन्होंने ये कंटेंट हमें फर्स्ट टाइम दिखाया तो हम लोगों ने अपनी एजेंसी में सारे लोगों को दिखाया. नाउ कुछ इवॉल्व पॉलिश्ड पीपल उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल नहीं है अच्छा कंटेंट. अच्छा, people said that it will not work. अरे मतलब आप अलग अलग तरीके के लोग से मिलते हैं ना. कुछ होते हैं जो बहुत इवॉल्व, करेक्ट, बहुत पॉइस्ड लोग होते हैं. बोल्ड नहीं, बहुत ही. Why do you see sarcasm in this? तो उनका कहना था कि ये तो बहुत ही क्रास कंटेंट है. और मैंने बोला यार ये दिस विल ब्रेक द इंटरनेट. एंड आई सेड एक स्टार्टअप के लिए जिसको अवेयरनेस क्रिएट करना है और उस सेगमेंट में जो कि सबसे टैबू प्रोन सेगमेंट है, लोग बात नहीं करना चाहते हैं कि अच्छा ये मेंस सेक्सुअल वेलनेस के ऊपर जो है वो उसको गुप्त रोग कहते हैं. सो इमेजिन जब उनको कहना ही गुप्त रोग है तो कितना टैबू है उस सब्जेक्ट को लेके. सो कितना टैबू है उस सब्जेक्ट को लेके. सो
उसको अगर आपको किसी ऑडियंस को समझाना है तो ह्यूमर इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली ब्रिंग द फोकस ऑन हेल्थ. सो मैंने बोला ये कैंपेन जो है ना, इट्स ब्रिंगिंग ह्यूमर टू हेल्थ, विच इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली ब्रिंग दैट. उसको क्रिएटिवली तन्मय उनका कंपनी हाँ, तन्मय ने ऐड बनाई थी ना. हाँ, मूनशॉट ने ये कैंपेन किया था. उन्होंने क्रिएटिवली बहुत अच्छा सोचा. बट तन्मय खुद कंटेंट क्रिएटर है, तो वो उनका जो पावर है, जो लर्निंग है कंटेंट क्रिएशन का, दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑन एवरी वर्क दैट दे गाइस आर डूइंग. करेक्ट. एंड और मैं यही बोल रहा था कि जब आपका कंटेंट अच्छा होता है ना, तो इट डजंट मैटर हु इज द फेस. और ऑथेंटिसिटी देखिए कि अब इस कंटेंट में रणवीर के अलावा और कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता था, बिकॉज रणवीर इज नोन टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप. ही इज नोन टू एक्चुअली गो ऑन सब्जेक्ट्स विच इज बिजार. मैगजीन में भी तो किया था ना. हाँ, उससे पीछे. हाँ, सो वो बेसिकली ही इज there, and there is a brand that he's created around him, and he has an energetic brand yeah, also. Yeah, and there is energy. He's able to authentically hold that brand around him. And so basically authenticity भी था, creativity भी था. एक content creator था जो कि content creation business को समझता था, and a combination of that with right PR support, you've been able to break the internet completely. I think अगर इस साल का अगर 4 बड़ा इंटरनेट सेंसेशनल कॉन्वर्सेशंस आप बोलोगे तो ये निकलेगा, बिकॉज लिंक्डइन पूरा भर गया था. मतलब मार्केटर्स जो हैं, दे वर डिस्कसिंग पॉजिटिवली अबाउट इट. देयर वर फ्यू नेगेटिव अराउंड द पोर्ट्रेयल ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, बट दैट्स गिवन. अगर आज के दिन में आप बट ये तो होता है ना. हाँ, आप वही तो दिखा रहे हो जो होता है. उसमें गलत क्या दिखा रहे हैं? तो इसमें गलत कुछ नहीं. People say that they're inspired, that movies are inspired from what happens in real life. तो जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं. करेक्ट. तो ये चौथा हमारा जो प्रॉब्लम रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी अराउंड फॉलोअर्स, ऑथेंटिसिटी अराउंड योर baseline content, authenticity and consistency in terms of your content creation, and also identifying to re-evolve yourself. Because आप समझो ये भी एक बिजनेस है जिसमें फटीक आएगा. फटीक ये नहीं आएगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम हो जाएगा, बट फटीक आएगा कि हो सकता है आपका फॉलोअर जो है बोर हो जाए आपके कंटेंट. सही बात है. तो मतलब बेस्ट ऑफ द पीपल, लाइक आप देख लो, एक टाइम पे शाहरुख हैड टू री इन्वेंट हिमसेल्फ. He took a break. He had to reinvent himself. Superstar. But आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, आप कितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, there'll be a time when they'll say कि नहीं यार, मतलब ये वाला कंटेंट जो है ना, देख के अब there is a fatigue that is set in, and they'll start to disengage, and slowly, even if not unfollow you, they'll start to scroll up to your content. So it is very critical that how do you actually reinvent. So how often do these influencers reinvent themselves? अरे आप रणवीर, आपने इतने सारों के साथ काम किया है. By the way, full disclaimer दे देता हूँ लोगों को. So Kunal runs a company called as Value 360, which is one of the largest PR firm in the country, and he also has a platform by the name of Clan Connect, which helps brands to connect with influencers and vice versa, and help them run, execute and manage their influencer marketing campaigns. So ये आपका background है, so that people know why you are the one who is talking about these topics. नहीं, सो एक्चुअली हमारा भी इन्फ्लुएंसर के साथ प्लेटफॉर्म 5 साल से है, और हम हर साल ग्रो कर रहे हैं. और अच्छी बात यह है कि उस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी में तक में, स्मॉलर टाउन सिलचर से लेके धनबाद से लेके ऐसे जगह से कंटेंट क्रिएटर, जिसमें आपको ये समझ में आता है कि कंटेंट क्रिएशन बिजनेस जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है. एंड पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट, फार्मर्स आर क्रिएटिंग कंटेंट, फार्मर्स कंटेंट बना रहे हैं, आपके गांव से कंटेंट बन रहा है, शहर से कंटेंट बन रहा है. सो अभी जो है वो वी जस्ट स्क्रैप द सरफेस इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स जो हैं, जो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चालू किया है उन्होंने, वो बहुत स्मॉल लेवल पे अभी. व्हाट्स द टिपिकल, लाइक अगर मैं बात करूं बजट की, किसी का अगर नॉर्मली 100 रुपए बजट है मार्केटिंग का, अभी एवरेज नॉर्मली कितना स्पेंड करते हैं लोग इन्फ्लुएंसर पे?
सो यूएस का एवरेज बताता हूँ हाँ। यूएस में डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड आप इस बजट को ना डिजिटल एडवर्टाइजिंग के अंदर बजट ही के माने। अंदर आप मानोगे तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग बजट का वो यूएस में करंट जो स्पेंड है वो 20% ऑफ दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी इंडिया में 2%। 2% है सिर्फ। And averagely this will grow to 18%. So imagine there is a lot of money that is going to come to this industry Space, हाँ। at large. और डिजिटल एडवर्टाइजिंग का आप पब्लिकली अवेलेबल डेटा में आप देख लोगे कि मार्केट साइज कितना है, तो आप एवरेज 20% करोगे तो दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट creator economy is going to reflectively get in next few years. It is slowly increasing. Slowly the percentage of spend is starting to go up now. And that is reflective also in terms of how year on year brands have actually started to increase spending through us only. तो so ये effectively जो हमारा मेन आपका क्वेश्चन था कि हमारे कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में आप अगर देखोगे तो अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो रीडिस्कवर कर रहे हैं अपने आप को। Do you have any example? इंडिविजुअल नाम में जो आप अगर किसी की स्टोरी जो बहुत अच्छी लगी हो, जो चेंज आपको बहुत बढ़िया लगा हो, यार इसने बहुत अच्छा किया। यार आई एम बैड विथ नेम्स बट यू हेल्प मी। जो साउथ दिल्ली गर्ल बनती थी, क्या नाम है? कुशा कपिला। कुशा कपिला। अब देखो उसने अपने अपने कंटेंट को, बिकॉज शी स्टार्टेड विद साउथ दिल्ली गर्ल, बट वो उस बैगेज को लेकर नहीं चली, बिकॉज उसको पता था कि वो साउथ दिल्ली गर्ल्स जो है एक टाइम पे जाकर ना वो ओवर एंड फटीक्ड हो जाएगा। सो शी इवॉल्व्ड, शी चेंज्ड, एंड शी आल्सो वेंट ऑन बियॉन्ड टू बिकमिंग बियॉन्ड कंटेंट क्रिएटर, took to the mainstream as well. So if you look at a lot of these content creators, people who are engaging and rediscovering their content, you will figure out that they'll continue to grow and continue to engage with larger audience for a longer time. But you will see that a lot of content creators will go out of business also, because वो ब्लैकबेरी एंड नोकिया की तरह जिद में रहेंगे कि नहीं यही बिल्ड किया है मेरे को और इसी कंटेंट पे मैं इसको अपने आप को जिंदा रखूंगा। कंटेंट फॉर्मेट्स चेंज हो जाएंगे, आप देखना। अभी क्या हो रहा है, वी डूइंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, एंड पॉडकास्ट इज अ वेरी पैसिव कंटेंट फॉर्मेट विच पीपल लव टू एक्चुअली लिसन टू। कार पे भी जा रहे हो तो आपने चला लिया, आप ट्रेडमिल पे कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, आपने देख लिया, और इससे आपको काफी इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है। बट पॉडकास्ट का भी एक फटीक आएगा और आप लोग फिर से री इन्वेंट करोगे। और पॉडकास्ट का आज सिटिंग कॉन्वर्सेशन है, आप उसको किसी भी तरीके से नए तरीके से री इन्वेंट कर दोगे आप। और एंड व्हेन यू री इन्वेंट दैट, यू विल ऑल्सो सी दैट पीपल विल से अरे यार इसमें अच्छा इंटरेस्टिंग आ रहा है, मतलब ये इन्होंने फॉर्मेट जब से चेंज किया है, अब नाउ दिस मजा आ रहा है। सो एवरीवन, लाइक movies evolved through the generation now. Today big spectacle movies are working and smaller movies are not working in a way. Grandiose चल रहा है। तो आप देखोगे कि वो कंटेंट का ही रीडिस्कवरी हो रही है, एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सेम बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन। सो इफेक्टिवली आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कंटेंट क्रिएटर, और ये उनको ये जानना चाहिए कि अगर वो इवॉल्व नहीं करेंगे, दे विल बी अ टाइम व्हेन दे विल सी दैट पीपल आर गेटिंग डिसइंटरेस्टेड इन देयर कंटेंट। सो मेरे को ना इसमें बहुत इन डेप्थ और बातें पूछनी है आपसे, बिकॉज यू वर्क विद सो मेनी कंपनीज एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑन द अदर साइड। एक तो हो गया कि गैप विच इज फ्रॉम द ब्रांड साइड। क्या हमने बात की, पहला तो ये बताओ मुझे कि हमने बात की यार कि इन्फ्लुएंसर के प्रॉब्लम्स ये हैं, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे ब्रांड्स के साइड के भी बताए कि यार अगर मुझे आज माइक्रो इन्फ्लुएंसर पे 5000 इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक टारगेट करना है, कैंपेन करना है, आई कांट डू दैट। डू यू सी एनी अदर challenges that are faced by brands today? जिसमें अब प्रोफेशनल्स भी आ गए हैं, CAs भी कंटेंट बना रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी कंटेंट बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी कंटेंट बना रहे हैं। तो हमारे पास हमारे ऑडियंस बेस बढ़ रहा है। सो इमेजिन अ ब्रांड लाइक अ लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड को टारगेट करना है ऐसे पीयर ग्रुप को जो कि अचीवर्स हैं। तो बोलेंगे यार मुझे
10 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करना है जो कंटेंट बनाते हैं एंड अचीवर्स हैं, बिकॉज वी वांट टू गेट एसोसिएटेड विद अचीवर्स। तो हमारे पास वो 10 कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज के दिन में, जो कि आपके कंटेंट बना रहे हैं, और वो एंटरप्रेन्योर हैं, अचीवर्स हैं, मैरी कर रहे हैं हम ब्रांड की पोजिशनिंग उनके साथ। बट अभी भी बहुत सारे कैटेगरीज में कंटेंट क्रिएटर्स बने नहीं हैं। एग्जाम्पल आप अगर मान लो पकड़ लो पॉलिसी एडवोकेसी में हाँ, अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं दे आर willing to actually invest to help government understand that what are the policy changes that is required. और उनके पास वो ऑथेंटिक वॉइस नहीं है जो इस बात के बारे में बात कर सकता है। वो ऑथेंटिक वॉइसेस कौन होंगे? आम जनता, क्रिएटर्स, सिविल सर्वेंट्स होंगे, somebody who's a IAS aspirant, right, who starts to create content, somebody who's a retired bureaucrat. So you have to have authenticity in such serious subjects. So बहुत सारे serious subjects में आपके content creation में अभी gap है, और वो एक opportunity है बहुत बड़ा, और उसमें revenue opportunity massive है, because when there is a policy level advocacy चाहिए, the influence is that large. Influence is large, एक industry को पूरा impact करने वाली है, then money doesn't matter. Right. तो ये marketing नहीं है, industry को ठीक करने वाली It's a subtle form of lobbying. लॉबिंग नहीं कहोगे, बिकॉज पब्लिकली ना आप एक कॉन्वर्सेशन बनाना चाह रहे हो जो कि, एंड गवर्नमेंट इज ओपन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप देखो कैटेगरीज डिसरप्ट हो रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है, टेक्नोलॉजी जो है, इंडस्ट्रीज पहले जो जिस तरीके से ऑपरेट होता था वैसे अब नहीं हो रहा है। अब इमेजिन करो ऑनलाइन फार्मा कंपनीज जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब उनको सिमिलर पॉलिसी से रेगुलेट करना जिससे आप अर्लियर मेडिकल स्टोर्स को रेगुलेट करते थे, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू हैव न्यू पॉलिसी रिकमेंडेशंस। उसी तरीके से बहुत सारे और कैटेगरी है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे आपका स्किल गेम कौन सा है एंड ऑन गैम्बलिंग क्या है। अब गवर्नमेंट जो है वो इतने कामों में, हाउ द गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड that what is the difference between a skill game and a gambling. उस टाइम पर there has to be a lot of educational content that you need to create through media, through content creators, through influencers, through some people who are analysts. तो जब भी आप create करो, ये educational content है, आप educate करो, आप इसमें government को enable कर रहे हो to understand it better when they are actually framing the policy. So इसको आप lobbying से ज़्यादा आप कहोगे कि ये एक educational content creation है which can actually create more knowledge across a category और उनके need from the government side. So अगर मैं content creator बनना चाहता हूँ आज, let's say, और I would say if a 20-year-old wants to get into this space of content creation, एक तो पॉलिसी वाला गैप तो वो कवर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट मे बी एन IAS ऑफिसर और समवेयर लाइक दैट, बट व्हाट एल्स कैन दे डू? एंड आई एम आस्किंग बिकॉज आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो, आपको और भी गैप्स पता है जहाँ पे अभी मोनेटाइज करने का बहुत अपॉर्चुनिटी है बट कर नहीं पा रहे। सो बेसिकली आई थिंक मैं बोलूँगा गैप नहीं, बट आई थिंक द अपॉर्चुनिटी मैं बात करना चाहूँगा। अपॉर्चुनिटी अभी बहुत एस्पेक्ट में, धीरे धीरे आपके ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उन सारे एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे जिसमें आप यू आर एबल टू एक्चुअली बिल्ड अ मार्केटिंग कनेक्ट फॉर द ब्रांड्स टू द ऑडियंस थ्रू एंड हाउ वुड आई से, अगर मैं बहुत ही ऑथेंटिकली बात बोलूँ, अभी आई डोंट सी अ गैप एट लार्ज from a availability of access of kind of content that is there, and brands are getting what they want. Some of the serious subjects are missing which are slowly getting built. जैसे अगर कोई एक farmers को build करना चाहता है तो वो community अभी भी छोटा है, वहाँ पे भी आपका number of content creators are limited, so we have to work with that limited universe. But जो opportunity की मैं बात करूँ, brands what they are liking today is that if you are actually able to create a niche for yourself for anything,
लाइक चाहे ऑडियंस साइज बहुत कम हो. ऑडियंस साइज कुछ भी कितना भी हो, मतलब वी हैव डन कैंपेन फॉर ब्रांड्स वेयर ब्रांड्स हैव सेड कि हमें 1000 फॉलोअर भी चलेगा, बट हमें इस तरीके के क्रिएटर चाहिए. और फिर हम लोगों ने इंदौर से लेके महाराष्ट्र से लेके पूरा एक महाराष्ट्र रीजन में हम लोगों ने कैंपेन किया था, जिसमें हम लोगों ने अराउंड 500 प्लस कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया था और मैसिव उसका आउटकम आया था एक एफएमसीजी ब्रांड के. What do these 1000 follower influencer get paid normally on an average? Very little, right? Could be just a ballpark range. Ballpark आप मान लो it could be as little as 1,000 rupees. अच्छा. Or what it could about be this? Barter also. हाँ. It's a product that you have sent. What about 10,000 followers? So आप इसका आपके 10,000 followers का about you actually start to earn about 1,000 to 5,000. और 10 to 50,000. मैं आपसे रेंजेस पूछूंगा थोड़ी आइडिया लेने के लिए. तो मैं आपको एक्चुअली इफेक्टिवली वो डेटा ही बता देता हूँ जो Yeah. which will help you to actually understand the number. Totally. Largely micro, macro, mega and celebrity को पकड़ लो तो How do you define like micro, mega? Micro is anything less than 50,000 Okay. And above 20K. Hmm. They will largely get about 20,000 to about 50,000 rupees Per reel. Yeah. And आपके YouTube Shorts के लिए वही 20,000 to about 39,000 is what they get. अगर मैक्रो पकड़ लो आप तो मैक्रो का आपका Which is 50K to? Which is मैक्रो आप समझ लो 1 लाख से ऊपर के अच्छा. कंटेंट क्रिएटर. ये माइक्रो जो है आपके सारे सब 1 लाख कंटेंट क्रिएटर होंगे. मैक्रो आपका हो गया आपका 1 लाख से लेके आपके मिलियन फॉलोअर बेस लाइन तक, और इसका रेंज आता है 60 से 1.6 लाख. इंस्टाग्राम मतलब मिलियन फॉलोअर वाले को एक रील का 1.5-2 लाख मिलता है. करेक्ट. और उसके ऊपर आपका 3 to 5 lakhs और इंस्टाग्राम रील्स 1 to 5 मिलियन वालों को. हाँ. और अबाउट 1.2 to 3 lakhs यूट्यूब शॉर्ट्स का मिलता है. सेलिब्रिटीज को एनीथिंग फ्रॉम 7 to 15 lakhs मिलता है डिपेंडिंग ऑन पर इंस्टाग्राम रील्स. बट ये जो रेंज है ना कभी कभी बहुत वेरी भी करता है क्योंकि व्हाट इन्फ्लुएंस दिस रेंज. सो आपको if you have a public profile along with a content creation, that public profile would mean that you have a certain business also that you're running and you are a content creator also. Let's say मेरा example है जैसे. Correct. I have a business and I'm also a content creation. Correct. So-called content creator. Correct. Yeah. तो we value them more. अच्छा. क्योंकि आप and brands value them more. And not that we don't value the others, content creators. Yeah. But just from a pricing standpoint, when you are engaging, you are able to actually drive from their social equity also. Not only social media equity, but you are able to drive from their social equity also. So that is where it sometimes you're defined. That's the reason celebrities को थोड़ा आपका revenue ज़्यादा मिलता है, even if they have the same follower. Correct. But at some point of time, some of the big content creators are getting more than some of the celebrities. Because then social stature of the celebrity might not be as much as the follower base of the social media content creator. So there are multiple factors around which pricing plays a role. इसके अंदर अगर brands की बात की हमने, right? I wanted to understand if a 20-year-old wants to know the difference between a PR and other marketing or influencer marketing. Major difference क्या रहता है influencer marketing में और PR में? So PR and influencer is a subset of digital and PR both. Okay. Digital advertising and PR, and it can be used for both the purposes. अच्छा. That आप marketing के लिए use करो या PR के लिए use करो. PR is about brand reputation. So उसको अगर मैं basic अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा सकूं कि अगर मान लो आप एक क्लब में जाते हो और आप एक यंगस्टर हो, और क्योंकि यंगस्टर्स की बात हो रही है उनको समझाना, यंगस्टर हो, आप एक क्लब में जाते हो एंड यू गो आइडेंटिफाई अ गर्ल, यू वांट टू रीच आउट टू हर एंड यू गो एंड टेल हर
गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, कि मैं पैशनेट हूँ, I know where you're getting now. फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं अपने बारे में जितनी भी बता सकता हूँ कि मैं अब बुक रीडर हूँ, तो दैट्स एडवर्टाइजिंग, आप सेल्फ क्लेम कर रहे हो। बट इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त के साथ जाते हो और वो दोस्त जो है उस लड़की को बताता है दिस गाय, फैंटास्टिक गाय, गुड फ्रेंड, दैट्स पीआर, व्हिच इज अ थर्ड पार्टी advocacy where people are telling your story. It's you're not telling the story from very beginning. Media level पे journalists जो हैं, they are neutral voices when they interview a CEO of a company, when they actually write a story of a business. They have no ulterior motive to actually praise a company or malign a company. तो जब आप PR कर रहे होते हो तो you are creating those third party advocates who can tell your story and which can help you to get the kind of perception that you would want. तो कभी आप मीडिया, एक टाइम पे हम मीडिया को ही रीच आउट करते थे इस परसेप्शन को बिल्ड करने के लिए। अब आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, आप इंडस्ट्री इवेंट्स एंड फोरम्स पे भी जब जाते हो तो आप यू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस व्हेन यू आर एक्चुअली स्पीकिंग। आप किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात कर रहे हो पॉडकास्ट पे, दैट टाइम ऑल्सो यू आर टेलिंग योर स्टोरी विच इज asked by the podcaster, and you are able to actually tell the story that can actually help people to actually understand you better. और उसमें फिर it's a third party advocacy that you are able to drive. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी जब आप ऑथेंटिकली अपनी कहानी एक इन्फ्लुएंसर सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर से करवाते हो तो भी वो थर्ड पार्टी एडवोकेसी है। और अगर वो डायरेक्ट स्ट्रेट जैकेटेड मार्केटिंग और सेल्स ओरिएंटेड कंटेंट नहीं है, तो अगेन यू आर बिल्डिंग अ परसेप्शन, अगेन यू आर बिल्डिंग अ नैरेटिव, दैट्स पार्ट ऑफ पीआर। डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगा व्हेन यू आर एक्चुअली वांटिंग टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट एंड से दैट दिस इज नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और आप ये खरीद सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, तो आप वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज आप इंस्टाग्राम एड्स भी चला रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए। अब एक इन्फ्लुएंसर है अगर, और आप फिटनेस कंटेंट बेच रहे हो, फिटनेस प्रोडक्ट बेच रहे हो, शूज़ बेचना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम एड्स भी चला सकते हो और एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर को भी अपना शू देकर उस पर कंटेंट बना सकते हो। दैट इज लार्जली an extension of digital marketing, because you're running a performance marketing ads also, and then you are actually supplementing it with the influencer marketing. But अगर हमें एडिडास या कोई भी ब्रांड का एक कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें हमें एक पर्पस है उस कैंपेन का कि हम एक कहानी बोलना चाहते हैं, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, and we use the influencers to tell that story, not sell the product. It will be branded content, it will be around a brand called Adidas or any other brand that is there, but उसका मुद्दा जो है प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होगा, उसका मुद्दा होगा एक नैरेटिव बिल्ड करना। तब वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ पीआर। सो ये डिफरेंस है, एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ it's just a ways for you to get to an end. Yeah, how do you use it defines कि whether it's part of PR or it's part of digital advertising. अभी बहुत massively advertising में use हो रहा है, because there are so many companies which are trying to reach out to digital native customers and sell product through their online commerce. So उसमें you see that a lot of these influencers are getting engaged for sales purposes and awareness purposes, but you will see a massive transition when people want to actually drive narrative. जैसे एरियल का एक बहुत ब्यूटीफुल एड कैंपेन था, शेयर द लोड, या अब वो एक कहानी है, वो एरियल जो है वो एक परसेप्शन बनाना चाह रहा है दैट एरियल एज अ ब्रांड बिलीव्स इन इक्विटी, in equal distribution of work at home. Now, digitally आपने advertising में कर लिया, अगर आप इसकी कहानी build करना चाहते हो तो you can actually work with couple content creators and create very interesting campaign which can actually talk about
equal distribution of work, and you can actually get 10 ऐसे content creator which is extended, so it extends your advertising message to a PR campaign, and you have engaged the influencers to actually tell the same story differently. So ये difference होता है. So आप इस तरीके से आप you can actually always have an extension of a digital advertising का आप PR extension अगर आप बनाते हो तो बहुत beautiful integrated campaign बनता है, जिससे you are able to tell your story both through advertising platform and also through a PR platform where you are actually creating these brand stories and you're creating these narratives through these third party advocates. Let's say I have a brand today. I have a startup that I've just started. I'm a 20-year-old, I've started a new company. Which are the areas or steps that you recommend me कि मुझे ऐसे marketing करनी चाहिए, and when is the right time for me to focus on branding or PR versus pure play marketing? एक आइडा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर आपको जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो वो आइडा फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. इन आइडा फ्रेमवर्क होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, जिसमें आप सबसे पहले हाउ डू यू गेट द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. तो सबसे पहले आपको अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि आप किसको बेचना चाहते हो. एक असेसमेंट, बिकॉज यू आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, यू विल हैव दैट असेसमेंट. बहुत सारे पब्लिकली अवेलेबल रिसर्च डेटा भी होगा जिसको आप पढ़ सकते हो. सो आप अगर एक कंपनी बिल्ड कर रहे हो और आपको मार्केटिंग करनी है तो आइडा फ्रेमवर्क फॉर अ न्यू कंपनी बिकम्स अ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी. इसमें सबसे पहले आप देखो कि उनका आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, मतलब what are the things that they are interested in, and you grab their attention first. अब आप बोल्ड केयर को देखोगे तो they got the attention with that content that they created which actually worked across the network. So आपने जैसे आपने attention grab किया, आपको उसके साथ में interest भी build करना पड़ेगा. So आप attention जब when you have actually created a small attention around your product, you have to generate interest. And how will you generate interest? Is by actually also building around the people who are actually creating this particular brand. So it is also starting to, it is very important. So आप दो तरीके से कर सकते हो आप. और आपके क्वेश्चन में एक स्टेप पीछे अगर मैं लूँगा तो मैं बोलूँगा मेरा उस 20-year-old बॉय से एक क्वेश्चन होगा कि वो धंधा करना चाहता है, ब्रांड बनाना चाहता है. अगर वो धंधा करना चाहता है तो बहुत सिंपल है. आज के दिन में आपको हमेशा किसी भी धंधे में डिस्कवरी इज द बिग प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हो तो आपकी डिस्कवरी सॉल्व हो सकती है सिंपल अप्रोच से, वेयर यू कैन एक्चुअली डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, एंड यू गेट वेरी वेरी क्वालिफाइड लीड्स थ्रू योर गूगल सर्चेस, एंड देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लो और ऐसे लोगों को आप टारगेट करो जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं. इंस्टाग्राम बिकम्स अ वेरी इफेक्टिव मॉड्यूल फॉर यू टू सेल द प्रोडक्ट, एंड आप प्रोडक्ट बेच सकते हो. बट अगर आपको ब्रांड बनाना है तब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका फ्रेमवर्क, आइडा फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना होगा. बिकॉज एक ब्रांड बनाने में और एक धंधा करने में दोनों में, और दोनों का अप्रोच, देयर इज नथिंग wrong in doing just business. There are some businesses which are good that they do not want to create a brand out of it, and then there are certain businesses where brand, the moment you make a brand around it, the scalability increases. Your कोई examples दे सकते हो दोनों में? एक एक्सपोर्ट हाउस है, उसको ब्रांड की बनाने की जरूरत नहीं है. उनको अपने ट्रेडर्स के साथ काम करना है और वो बिल्ड करना है. बट वही एक्सपोर्ट हाउस धीरे धीरे करके आईपीओ की तरफ जा रही है और अपने आप को लिस्ट करने वाली है, तो उनके स्टेक होल्डर्स बढ़ने वाले हैं. तो जब आपके स्टेक होल्डर्स बढ़ जाते हैं तो आपको यू हैव टू गेट इनटू मार्केटिंग एंड बिल्डिंग ब्रांड, बिकॉज अलग हर सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है. और आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो क्या है. आप अगर आप एक प्रोडक्ट लाइन बना रहे हो जिसमें क्लोथिंग लाइन बना रहे हो, तो आपका स्टेक होल्डर सिर्फ कस्टमर नहीं है, आपके सप्लायर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपका ई कॉमर्स पार्टनर भी आपका स्टेक होल्डर्स है, आपका
क्या कहते हैं जो आपके लिए डिजाइनिंग कर रहा है वो भी आपका स्टेक होल्डर है, आपका एम्प्लॉय आपका स्टेक होल्डर है। और अगर उस कंपनी को आप ऐसे इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उस कंपनी को आप दो ही तरीके से कर सकते हो। आज के दिन में एम्प्लॉयज भी दे वांट टू work in an organization where they feel proud to say कि अच्छा I'm working in this organization. So it's not just the need of your desire to actually build a brand, but also it is need for you to actually give a certain values to people who are working with you and build a connect of pride around the organization that they are actually working with. So sometimes you have to also build all of those factors for all the stakeholders that you are actually connecting with. And जहाँ पे भी multiple stakeholders हैं, I think sooner or later marketing has to come and play a role. But then there are, like I said, export house, they do not require any mass level communication, any brand identity. That the basic fact is that they need to have that merit of being able to have credit with people that they are actually selling product. उसमें आपको ब्रांड की जरूरत है नहीं. So आइडा फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको टच अपॉन किया था, बट आइडा फ्रेमवर्क में पहले अटेंशन आप लेके आते हो, फिर इंटरेस्ट जनरेट करते हो. इंटरेस्ट जनरेशन में आपका मल्टीपल चीज़ें आ जाती, कहानी ऑफ द कंपनी, पीपल, देन न्यू प्रोडक्ट्स दैट दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इन. Then you actually build desire. Desire is the stage when you actually start to connect a specific storyline around your product, around what you are offering. And एक कभी आप उसके लिए एस्पिरेशन बनाते हो, कभी आप उसके लिए यूटिलिटी नीड बनाते हो. तो वो डिज़ायर जब आप बनाना चालू करते हो तो अटेंशन से आपकी अवेयरनेस आ गई, इंटरेस्ट से पीपल स्टार्टेड टू गेट एंगेज विद. डिज़ायर इज व्हेन पीपल वुड वांट इट. And then fourth is the action which converts into shopping, which converts into buying, adoption of the product. So once you have actually built the desire, now you have to actually straightjacket it, go and market and sell. So that is the time when you actually can go out in the market to actually scale, to actually sell your product. Any new car that comes, they actually utilize this framework. Any new product that has been introduced, they utilize this framework. AIDA framework is a given framework for new campaigns, new introduction, new company launches. You can always use that. There are a lot of good frameworks around which you can actually build campaigns and build very structured way. और अगर उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा समझना चाहिए. उस फ्रेमवर्क को कहते हैं स्टेप्स. उसका रिसर्च करना आप, और आई थिंक आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगा. स्टेप्स इज अ वेरी गुड फ्रेमवर्क to actually evaluate how you can actually go about creating good content which can have a ability to go viral. What is that framework? So steps का framework का full form है social. S is for social, T is for trigger, E is for emotion, P is for people, then P is for public, if you could possibly say. And there is steps, is there is 2P into it. So one is public, and then let me just and this framework, so I've started to read about these frameworks, and very interesting outline that you actually get. So basically a step starts with social currency. So first is social currency, second is trigger. आप एग्जांपल दो ना इसमें, मतलब क्या हुआ सोशल करेंसी का? आपको एग्जांपल अभी बताऊंगा. फिर आता है इमोशंस, फिर आता है पब्लिक में आपके इंटरनल एक्सटर्नल ऑडियंस आ जाते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू, एंड देन स्टोरीज. ओके, नाउ सोशल करेंसी इज टुडे a lot of people actually creating social currency. आपका social currency ये होता है जो where you can actually like pride for nation is a social currency. So अगर आप content बनाते हो जिसमें आप you're creating content where you can actually celebrate India. So there is a social currency that you're actually building. People would want to actually love about what you're actually creating, because that's the social currency that you're actually trigger is when you are actually creating
a level of engagement which can actually be emotional, bold, relatable, and these are type of content that works well. So आपको डेटा आप जो अपना माइंड करते हो उसमें आपको समझ आता होगा कि अच्छा कोई भी रिलेटेबल कंटेंट होगा ना, वो वर्क करेगा, बिल्कुल, या कोई ऐसा कंटेंट हो जो फनी हो तो लोग शेयर करते हैं कि ये शेयर कर रहे हैं. रिलेटेबल कंटेंट हो गया कि जैसे आपके दोस्त 3 दोस्त के बीच में अगर मीटिंग होती है तो उसमें से एक का मजाक उड़ता है. अब वैसे मीम्स आपको बहुत मिलेंगे. और अभी कल परसों की बात है. हाँ. While you're explaining this, the reason I am smiling is because वो भी पीछे हंस रहा है क्योंकि हमने 3 दिन पहले एक्सपेरिमेंट किया कि हम कुछ नया फॉर्मेट कंटेंट का बनाते हैं. Because before this we were basically creating and putting out reels from the podcast. Correct. Which is every podcaster is doing. Correct. We thought कि यार why are we just limiting ourselves Brilliant. to creating the reels and stories from the podcast that we execute. Yeah. Why not I create my own story and narrative and push it out? Yeah. Because I can control what I speak. Correct. I know what I'm speaking. Correct. I know where it ends. I know where it starts. Yeah. I know everything about it, right? Because I've wrote it. Correct. I can hold the attention. I can control the retention. Correct. To some extent. Correct. उसको approach करके we created some shots. And you believe me, it took me 15 minutes to create those shots, as in write what I wanted to convey. But the only 3 things that we considered was A, whether the TAM is high or not, total addressable market, or many people would be interested in the topic or not. Brilliant. Second, whether it is relatable or not. Brilliant. Third, whether it triggers some emotions or not. आप स्टेप्स फ्रेमवर्क पे जा रहे हो. हाँ, बट मैं अपने फ्रेमवर्क पे हूँ. मेरा खुद का एक फ्रेमवर्क है. ये 3 चीजें मैंने कंसिडर की. 3 दिन मैंने रील डाली है. सिर्फ लास्ट के 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं. द फर्स्ट रील इज एट 5 मिलियन नाउ. बताओ पावर. द सेकंड रील इज एट 2.7 मिलियन. आपको ये 3 बैक टू बैक डेज की बात कर रहा हूँ मैं. सो नितिन, मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबली ना यूएस में बहुत सारी कंपनीज जो है ना अपने मार्केटिंग रिकमेंडेशंस कंटेंट क्रिएटर से ले रहे हैं. क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स नाउ स्लोली हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग एज अ, आप जो आप समझा रहे थे अभी, वो मेरे 20 साल के करियर के एक्सपीरियंस में हमें, क्योंकि हम यही करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा. आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशंस क्या है, डिजायर्स. और जब व्हेन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट स्टोरी लाइन फॉर अ ब्रांड, यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ कि उनका फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करें और उनके डिजायर्स को बिल्डअप करें इस कैंपेन में. ये 2 ही चीज़ होता है. एक जब भी आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे, आपको खाना पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा. आपका फ्रस्ट्रेशन क्या होता है एक रेस्टोरेंट में, उसके एक्सपीरियंस में कि फूड का सर्विस कैसा हो रहा है, फूड हॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो आपके फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं बैड सर्विस, आपके फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं बैड क्वालिटी फूड, आपके फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी टू द रेस्टोरेंट इज बैड. बट आपके डिज़ायर्स हो सकते हैं कि यार क्वालिटी फूड, वाटर सर्विस. देन if you're a product, if you're a restaurant, then you have to actually harp upon the fact that how you're taking care of all those frustrations and how you're building those desires in terms of not only telling about it but also implementing it internally and taking it to the T in terms of process डालो आप और वो सारे को अंडरस्टैंड करो. जैसे आप अभी समझा रहे थे, आपने टैम देखा, आपने उस इमोशन को देखा कि रिलेटेबल है कि नहीं. सो उस फ्रेमवर्क में भी आप अगर देखोगे तो ई इज अ इमोशन. करेक्ट. और अगर आप हमेशा जब भी आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, और आप जब मैं पीआर में मैं ब्रांड पिचेस करता हूँ, और ब्रांड पिचेस में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी स्लाइड बना रहे हो, एक स्लाइड जो है वो क्या पर्पस है, आप उससे क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो. आई फर्स्ट राइट व्हाट इज द इमोशन दैट आई वांट टू ड्राइव विद दिस. सो यू स्टार्ट विद द इमोशन. हाँ, उस अगर आप इमोशंस पकड़ लिया आपने कि अच्छा मुझे ना लोगों को हंसाना है, देन यू कैन रिवर्स मैप योर प्रोसेस एंड से कि अगर मुझे हंसाना है तो मुझे इसके बिल्ड पे कंटेंट करना है. तो आप अगर इमोशंस को रख लिया आपने और उसके बेसिस पे आप कंटेंट बनाते हो, देन यू आर एबल टू एक्चुअली देन इवैल्यूएट आल्सो
फॉर योर ओन सेल्फ कि ये कंटेंट जो है वो जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा था उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है कि नहीं. एंड मतलब इंटरेस्टिंगली आमिर खान का एक पूरा प्रोसेस था जिसमें कि वो अपने स्क्रीनिंग जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों को दिखाते हैं जो दे नॉट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री टू फाइंड आउट कि अच्छा व्हाट इज द इमोशन दैट दे आर गेटिंग द फर्स्ट रिएक्शन on the movie before releasing, and then he also processed that works at the back end and rework on his content sometimes if required. So usi tarike se content creators, as they will start to evolve, they will start to actually also have this kind of a process where they can find कि अच्छा ये emotion को पकड़ा है और इस पे content बनाया है, ये 5 ऐसे लोगों को दिखाते हैं जिनसे वो emotion आता है कि आपको एक वो विजिबिलिटी मिल जाएगी. एंड आज के दिन में जैसे आप बता रहे हो 5 मिलियन आपका वो व्यूज आया है, दैट मीन्स यू क्रैक्ड दैट बिट जिसमें जो इमोशन चाहिए था वो आपने डिलीवर कर दिया. अब आ जाते हैं पब्लिक के ऊपर. पब्लिक के ऊपर आपका पॉइंट ये है कि आपने जो ऑडियंस बोला कि हमारा टाइम साइज क्या है, किन से हम बात करना चाहते हैं, अगर आपको वो पता है कि अच्छा मुझे पेरेंट्स के साथ बात करनी है, ये कंटेंट है जिसमें मुझे बताना है जो माँ बाप हैं उनके साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो आपको पता है कि आपका पब्लिक क्या है. उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल वैल्यू. प्रैक्टिकल वैल्यू हो जाता है कि आप इमोशन तो ड्राइव कर लिया आपने, एक सोशल करेंसी क्रिएट किया, इमोशन ड्राइव कर लिया, ट्रिगर भी कर लिया आपने उस कंटेंट से, बट व्हाट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू दैट यू आर वांटिंग टू जनरेट आउट ऑफ इट. या that, and if you've actually mapped all that, then your story becomes viral. Let's not say viral. Story becomes engaging. So ये steps framework marketing framework है, और हम काफ़ी सारे अपने ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में हम स्टेप्स फ्रेमवर्क आजकल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर वर्किंग विद डिजिटल नेटिव ऑडियंस. बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ना ये फ्रेमवर्क बहुत वर्क करेगा अगर इफ दे एक्चुअली इन्वेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड. सो आपका वो क्वेश्चन था ना कि अगर 20 साल का लड़का जो है वो क्या कर रहा है, ही शुड ऑल्सो इन्वेस्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा फ्रेमवर्क को यूज़ करके इफेक्टिवली आप बिल्ड कर सकते हो. और ये फ्रेमवर्क्स जो है बिल्ड हुआ है बाय दीज एक्सपर्ट्स हु हैव एक्चुअली created and understood and have the learning by going through so many case studies, building around those case studies, looking at क्या possible framework है. So from a marketing standpoint, I will say there are very decent and people should, an entrepreneur should invest in terms of learning about marketing. अमन गुप्ता बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, CA है प्रोफेशनली बट अपने आप को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन रखा हुआ है. he's learnt it on the job and he continues to invest. ब्यूटीफुल ब्रांड बनाया है उन्होंने, अपने अराउंड भी अच्छा ब्रांड बनाया है और उनके अराउंड जो ब्रांड बिल्ड भी हुआ है वो ऑथेंटिकली बिकॉज ही अंडरस्टैंड द मीडियम नाउ. सो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ना आज के दिन में टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल जॉब. और उनको खुद से वो अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए. आप टीम हायर कर लोगे, प्रोफेशनल हायर कर लोगे, उससे कुछ नहीं होता है. मतलब वीकफिट करके एक ब्रांड है, फर्नीचर ब्रांड, राइट? इट्स अ मैट्रेस ब्रांड. और हम लोगों ने इनिशियली वीकफिट के साथ काम किया बिकॉज हम बहुत सारे स्टार्टअप ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, हम उनको बिल्ड करते हैं फ्रॉम ग्राउंड अप. एंड चैतन्य द फाउंडर, उनके साथ जब भी मैं बात करता था ना, आई कुड सी द जीनियस इन हिम. मतलब इन टर्म्स ऑफ जस्ट द वे ही हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग. एंड वीकफिट एज अ ब्रांड हैज बीन बिल्ट ऑन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. उनके कैंपेन्स देखो, उनके काम देखो, मतलब इफ यू गेट टाइम यू गो एंड स्टडी अबाउट इट. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड हाउ इज एक्चुअली बिल्ट इट. मतलब किस तरीके से यू कैन एक्चुअली really literally build a brand in a cluttered market. मतलब मैट्रेस मार्केट में पूरा cluttered है और बहुत बोरिंग कैटेगरी है. आप स्लीपिंग मैट्रेस बेच रहे हो, बहुत बोरिंग कैटेगरी है, बट आप पीछे जाके उनके कैंपेन्स देखो उनके. एंड एक और चीज भी है ना, इसमें परचेज रोज रोज नहीं होता. हाँ, 5-7 साल में एक बार आप शायद परचेज करते हो. एंड यू हैव टू रिमेन स्टिल रेलेवेंट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. करेक्ट. विद दैट 5-7 years of mind gap. करेक्ट. तो आप आज के लिए नहीं बना रहे ब्रांड, आप 5 साल बाद के लिए बना रहे हो. और लोग ना ये सोचते हैं कि हमारा ना कैटेगरी बोरिंग है तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है. जिस दिन आपका कैटेगरी बोरिंग होता है उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है मार्केटिंग का और सबसे ज्यादा स्कोप होता है क्रिएटिविटी का. तो
इफेक्टिवली आपका जो मेंस सेक्सुअल वेलनेस जो है, इट्स अ टची सब्जेक्ट. आपका हिंदी में गुप्त रोग कहते हैं उसको, बट क्रिएटिविटी देखो बोल्ड केयर का, to be able to actually now make this as a conversation in the living room, in the drawing room, in front, in people. So I think one takeaway should be that every individual who is starting a business, they should start to invest in learning about marketing. And differentiate the tools and mediums. Advertising is different, PR is different, influencer marketing is different. Sometimes you just need to have a broader approach and let the functional experts, let the people who understand this to lead it. But you need to have a broader understanding of marketing. मैं ना कुछ आपसे recent incidents जो हुए हैं लोगों के साथ या trends में जो चीजें रही हैं. So with examples, I wanted to ask you these things because I believe people will get an idea how PR works. So अगर मैं बात करूँ कार्तिक आर्यन की, Karthik Aryan for a longer period of time have been framed as a romancer. Correct. Right? Now let's say if Karthik Aryan today wants to change his image of a romancer to someone who is very, very intellect, or he is, but the position of portraying of his personality is not there yet, I would say. He definitely is a smarter guy. He understands everything around this industry. He's a, I would say, outsider who has, gone his way, find his way inside the industry. Cracked it completely. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको पता नहीं है, पता तो उसको बहुत कुछ है. But his image is still the romancer, right? How would you change his image if you are his PR agent? Actually, thankfully ना उनका अभी ये जो फिल्म आया है चंदू चैंपियन, उससे काफी फर्क पड़ा है. उससे I am sure that his brand equity has gone very high. And large chunk of his career he has done a kind of movie which has actually given him a brand positioning. So आप बाहर से बहुत कुछ कर सकते हो in terms of your activities that can actually align Karthik in terms of positioning him in a certain way. But आपको internally भी work करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने podcast के starting में बोला था कि PR is all about authenticity. So authenticity comes only when you are able to actually carry on an image that is getting created. So from a PR standpoint, I can get him to be part of HT Leadership Summit, be important part of important very intellectual platforms, have his engagement in terms of having Forbes to talk about how he's actually build a brand around himself. So we can actually build a lot of content around him, place him at the right platforms to build a certain imagery, a certain persona about him. But he also have to also carry it on by actually literally reinventing himself also. So his choice of content is changing now. The kind of content that he's going in, this is the time the transition can very seamlessly happen, and a PR consultant and a PR team can actually easily do that by actually identifying. So there is a difference between a lot of people confuse. There are PR which is consultancy based, and then there are media relations. So you would see in Bombay there are a lot of agencies which are doing media relations कि अच्छा आओ आपका जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन करवा देते हैं. बट इफ यू रियली वांट टू एक्चुअली लुक इट फ्रॉम अ पर्पस, लाइक मैंने बोला कि हम इमोशन डालते हैं कि हमें इमोशन क्या चाहिए, वैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कोई भी मीडिया एंगेजमेंट करने का. जब तक आपका एक डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव डिफाइन ना हो और मैं सिर्फ पेपर पुशर बन जाऊं कि आपका बॉम्बे टाइम्स में कवरेज करवा देता हूँ, इस आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लगवा देता हूँ, तो देन यू बिकम अ पेपर पुशर. So you would have a lot of paper pusher largely in the industry where they're largely building just conversation, which is not leading to anything for the personalities. Very limited people have actually structured approach in terms of going and building a persona about themselves. So इसी में ना एक example और भी मेरे को ध्यान में आ रहा है while we are talking. अगर आप भुवन बाम की बात करो, पहले उनकी इमेज वही गाली गलौज वाली थी, राइट? कि वो बस आते हैं और गाली टाइप का कंटेंट बनता है. If you look at his image now, personality and vibe now,
पूरा का पूरा 180 डिग्री अपोजिट टर्न है. करेक्ट. But the same guys are still loving him, obviously. Yeah, Because of he course. still maintained his authenticity. 100%. कि जो पहले करते थे वो भी ऑथेंटिकली कर रहे थे, गाली दे रहे थे बट ऑथेंटिकली दे रहे थे, एकदम मस्त मूड में दे रहे थे. करेक्ट. अब जो कर रहे हैं, जो सिलेक्शन ऑफ ताजा खबर की अगर बात करें, ताजा खबर इज अ गुड कंटेंट, राइट? करेक्ट. बट उसके अंदर भी ऑथेंटिसिटी है. करेक्ट. सो वो बेसलाइन वही है. करेक्ट. बट ऑडियंस पर्सोना हैज चेंज अराउंड हिज Yes. ब्रांड इक्विटी. आप जब भी आपका जर्नी चालू होता है तो हम्म. देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर जर्नी. बट जब आप जर्नी में आप ग्रो करके एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बन जाते हो तो आपके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. करेक्ट. तो कई बार वो क्वेश्चन आप खुद से पूछते हो कि क्या मैं एक ऐसे कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहूँगा जो कि सिर्फ गालियों से बात करता है. मेरे को नाम आ रहा है एक बहुत बड़ा यहाँ पे, बट मैं अभी लूंगा नहीं वो. आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा. तो और फिर वो इंटरनल कॉलिंग होता है. कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, गाली तो लैंग्वेज का पार्ट है. तो बिना गाली दिए हुए बात नहीं किया जाता है और मजा भी नहीं आता है. तो वो बोलेंगे कि नहीं, आई विल बी ऑथेंटिक बाय टॉकिंग द लैंग्वेज दैट आवर कंट्री टॉक्स. ठीक है. और कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, मतलब ये मेरा इंटरनल कॉलिंग है, दैट वाइल मेरा बिल्ड हुआ है ये, बट मैं अगर चेंज करूंगा, लोग मुझे पसंद करते हैं अब, तो मैं चेंज करूंगा तो वो ये भी पसंद करेंगे. जरूर वो मुझे गालियों के लिए पसंद नहीं करते, वो मुझे पसंद करते हैं. गालियां वाज अ सबसेट ऑफ मी. सो आई थिंक इंटरनल कॉलिंग होगा एंड इट्स अ गुड कॉलिंग. आई थिंक टुडे आई हैव नथिंग अगेंस्ट स्लैंग. मतलब मैं किसी को जज नहीं करता हूँ और ना ही बोलता हूँ कि स्लैंग यूज़ करना राइट और रॉन्ग होता है. बट मैं बोल रहा हूँ कि अपनी अपनी इंटरनल कॉलिंग होते हैं एंड देन पीपल चेंज एंड पीपल डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंटेंट दे वर मेकिंग, व्हाट कंटेंट दे आर गोइंग टू मेक. एंड इट्स अ गुड थिंग व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ पब्लिक फिगर. रिस्पॉन्सिबिलिटी सिट्स इन टू यू. स्पाइडरमैन में बोला था ना कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा मैं पूछूंगा आपसे, Byju's. So the reason I'm asking about Byju's because a lot of companies founders might be watching this. So crisis सबके साथ होता है. Byju's के साथ अभी बहुत बड़ा crisis चल रहा है. You know, how would you reposition Byju today? मैं बोलूँगा Byju currently is the best time to rebuild Byju. इससे ज़्यादा लूज करने के लिए कुछ नहीं है. उसका वैल्यूएशन जो है इफेक्टिवली लास्ट 99% डाउन है. 99% ऑलमोस्ट जीरो कर दिया वैल्यूएशन. सो नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द फोकस शुड बी जस्ट ऑन वर्क. बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात हो गई है. मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि स्नैपडील एक टाइम पे $1 बिलियन बिजनेस बनकर इसी तरीके से वेंट थ्रू अ स्ट्रगल टाइम. द फाउंडर्स फोकस्ड ऑन द बिजनेस वर्क. They reinvented on what they want to position themselves, and they were first taking Flipkart head on. Now they said, no, I'm going to actually be the preferred platform for tier 2, tier 3 markets for the kind of products that they are actually looking to buy. वो बन गया और स्नैपडील आज भी चल रहा है और वो रेवेन्यू कर रहा है and it is continuing to build. Now here with Byju, ultimately educational business, they can actually just go back to the drawing board and focus back on just the element of education. They have IPs, they have content. They need to actually start to build with small work of success. They need to start to create invested set of teachers, invested set of students who can actually change the story of Byju. Byju की story जो है, Byju की कहानी जो है, वो काम से ही बदलेगी. And that needs to have the focus. Today, there is no conversation in terms of what work is happening. ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कंपनी चल रहा है और कोई काम नहीं हो रहा होगा. Byju की तरफ से कॉन्वर्सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फेलियर और यही आ रहा है. तो they have not been able to capture the narrative. आप 2 सालों से आप कोई भी internal communication क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not able to actually put together the work that is happening?
सबसे पहले तो ये भी कि एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक फाउंडर जो है वो should not only just internally sit assess and create a plan for revival. आपके स्टेक होल्डर्स इतने सारे हैं, वो जो प्लान हो रहा है उसके बारे में ना आपकी विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए. अगर मान लो आपने आपने 100-day प्लान बनाया है, there should be conversation about it. People should know that, investors should know, parents should know, students should know, teachers should know that there is a plan in action. So there has been very consistently, there has been no plan in action that you could see in the media. If you access, it's all about corporate governance, it's all about this thing. So you have to consistently build in terms of what you're doing to revive the business and build stories around it. Let the media actually talk about it, that Ravindran Baiju is now created a small project team who's actually working on revival of this thing. Created a 100-day plan building, and this becomes a war room for him. So you have to actually, and definitely आप जब आप इतने क्राइसिस में जा रहे हो तो आपने वॉर रूम क्रिएट किया होगा, आपने ऐसे प्लान बनाया होगा 100 दिनों का जिसमें आप बोलोगे कि हमें ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, क्योंकि आप अब एक बिजनेस बनाए हो, आप उसको छोड़ते नहीं हो. एक फाउंडर जो है वो दे ट्राई लिटरली टू द एंड इन टर्म्स ऑफ safeguarding their business. But when you have investors and so many other people, so many stakeholders, you do not have the independence to do what you want to do at your will. तो आपके battles अलग होते हैं. But having said that, you're creating a war room, you have people. Let that story go out. Let people see that you're working. Why is Rahul Gandhi's image changed now? काफी फर्क आ गया अब तो. क्यों फर्क आया? पहले जो है उनके जो कंसल्टेंट थे उनको हार्वर्ड में जाकर टिकर लगाकर उनको बोलते थे कि ये आप बात कर लो, पीपल विल थिंक यू आर बिकम इंटेलिजेंट. कोई राइट एडवाइजर आया है जिन्होंने उनसे पदयात्रा करवाया, क्योंकि आपका काम ही आपका परसेप्शन चेंज करेगा. ही इज वर्कड ऑन द ग्राउंड, मेट पीपल, अंडरस्टूड, लर्निंग. अब वो जो करता है उसको किसी ने तो बोला है कि आपको जो करना है आप करो नेचुरली. आपको मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या बोलना है, मैं आपके लिए टिकर नहीं चलाऊंगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर करोगे. वॉट एवर यू फील लाइक यू गो एंड से, and see his image has changed completely. So when you're going through crisis, what you need to do is you prove the world through action. And that action in the world where you are actually, your detractors are talking so much, you need to start to create a channel of communication of small efforts that you are actually putting in to revive the company. Slowly that story that somebody is doing some work should start to come out. और अभी वो टाइम है बाइजू के पास. I do strongly believe that if things are rolled out well, the brands can be rebuilt. The company, I'm sure they're doing at a business level something. So इसी में ना एक क्रेजी चीज हुई है, आज ही की बात है. कल इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल था, राइट? अमेजिंग फाइनल था. डू यू नो दिस गाय बाय द नेम ऑफ MBA चाय वाला, प्रफुल्ल? या आई एम श्योर सुना होगा उसके बारे में. उसको एक टैग दिया जाता है पनौती का. करेक्ट. बिकॉज जब भी वो किसी के साथ फोटो खिंचवाता है, उस सामने वाले बंदे के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है. दिस हैज बीन अ ट्रेंड. अब उसको बहुत गालियां पड़ती बेचारे को. मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे उसने फोटो डाली और 2 महीने बाद उस बंदे के साथ कुछ हो गया. सेम चीज अभी म्यूचुअल फंड के बारे में उसने लिखा था, म्यूचुअल फंड सही है, एंड देन दिस ग्रो एंड ऐप के साथ पंगा हो गया, और क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ पंगा हो गया. तो पीपल केप्ट ऑन बैजरिंग हिम कि भाई तू तो पनौती है, तू तो पनौती है. परसों उसने क्या किया, उसने साउथ अफ्रीका टीम को सपोर्ट किया जानबूझ के कि आई एम विद साउथ अफ्रीका. सो पीपल instantly within a day, and he started posting everything in favor of South Africa. उसने फोटो डाल दी अपने आप को एडिट करके, साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन दिखा दिया, अपना पासपोर्ट चेंज करके उसने डाल दिया साउथ अफ्रीका का हूं मैं. सो ही केप्ट ऑन पोस्टिंग every 3 hours 4 hours with favorism to South Africa. And the hate, literally the hatred towards him changed to love. आज के अगर आप सुबह का उसका ट्विटर फीड देखोगे तो पीपल आर इन लव विद हिम. See, actually, ये जो वर्ल्ड है ना,
I think we're living in a world which is a 5-minute emotion world. तो और वो 5-minute emotion world इसलिए मैं बोल रहा हूँ because आप देखोगे कुछ ट्रेंड करेगा looking like a wow and then fade out. Looking like a wow. And then it'll fade out. Then हाँ. something else will come. पार्टी हो रही है, कुछ ना कुछ आपका वो 5 minutes का वो conversation build होता है, वो fizzle out भी कर जाता है. But in this 5-minute the world, you have that power to actually evoke a kind of emotion which can actually give you that instant this thing. And this is a beautiful example on how you can actually take on trollers with a different approach. And आप उसको अपना asset बना सकते हो. True. और कई बार लोग जो बोलते हैं कि मुझे ना ट्रोलर के साथ एंगेज नहीं करना है, आई डोंट सी देम आई डोंट वांट टू even have a conversation. But look at him. He took the trollers on this thing, and there are times when your trollers can convert into your lovers. You start to have the kind of fan moment with them also by actually doing things which are right. And the beautiful example you've given here. एक लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, although there are so many things I wanted to ask you, but अभी रिसेंटली ना बिल गेट्स ने डॉली चाय वाला के साथ एक वीडियो पोस्ट की where Bill Gates is going to Dolly Chai Wala and asking him for a chai, one chai please, and he is obviously giving him a cup of tea. People went shocked कि भाई ये क्या है, मतलब बिल गेट्स को क्या जरूरत पड़ गई डॉली चाय वाला के साथ आके चाय पीने की. We know what Dolly Chai Wala have gained. Yeah. Obviously, with Bill Gates, has a photo for his life. His life changed from that moment. Yeah. But उनको क्या जरूरत पड़ी? Why did Bill Gates had to do what he has done? Actually, मैं predict नहीं कर सकता हूँ फ्यूचर क्या होगा, but AIDA framework का attention तो मिल गया उनको. तो कुछ तो नया आने वाला होगा. But do Bill Gates also really need that attention? Yeah, Bill Gates coming and meeting a prime minister, coming and meeting people. It will be part of business news, but when he meets a content creator and a chai wala who's popular in the country, he gets attention. So one is being part of a news, and second is being part of a attention moment is different. So अभी बिल गेट्स कितनी बार भी आ रहा होगा इंडिया में और जितने भी मीटिंग कर रहा होगा उन सब के बारे में जनरल कॉन्वर्सेशन कभी नहीं हुआ होगा, बट ये आज के दिन में लोग पूछ रहे हैं. सो इट्स गॉट द अटेंशन. लेट्स सी व्हाट इंटरेस्ट दे वुड वांट टू evoke now, what is the desire that they want to create, and what is the action that they want from us. But ये beautiful AIDA framework का attention जो है वो मिल गया इनको. Do you also create such bizarre campaigns for people? Do you think in that way? Actually bizarre नहीं बोलूँगा मैं, but इंटरेस्टिंगली मैं बताता हूँ. OLX एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है. जब वो इंडिया एंटर किया था तो हम लोगों ने उनका PR स्टार्ट किया और एक मीडिया में एक ऑनलाइन क्लासिफाइड के ऊपर क्या ही लिख सकते हो, मतलब वो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11 की बात है. उस वक्त ऑनलाइन बूम जस्ट चालू ही हुआ था, तो इंटरनेट बूम भी उतना नहीं हुआ था और मोबाइल डेटा चीप नहीं था और इंटरनेट इतना वो नहीं था, मतलब एक्सपैंडेड नहीं था. तो ऑनलाइन बिजनेसेस वर जस्ट इवॉल्विंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपको अब हाउ डू यू लेट आस्क अ मीडिया टू राइट अबाउट अ प्लेटफॉर्म विच सेल्स सेकेंड हैंड गुड्स, मतलब बहुत मुश्किल होगा आपको ये बोलना उस वक्त कि क्या लिखोगे आप. तो उस वक्त हम लोगों का अप्रोच ये होता था कि हम किस तरीके से कुछ ऐसी कहानी बनाएं जो कि इंटरेस्टिंग होगी मीडिया के लिए, फिर मीडिया उसके बारे में लिखेगी. तो हम ऐसे अप्रोच में, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसे अप्रोच में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने हिंदी क्लासिफाइड पेपर्स में हमने देखना चालू किया कि क्या क्या होता है. उसमें एक पंजाब केसरी में एक हरियाणा के गांव में वो एक बंदा बफलो बेच रहा था कि वो क्लासिफाइड ऐड में था, ये बफलो है. हम लोगों ने उसको रीच आउट किया, हम लोगों ने बोला कि हम आपको ऑनलाइन लिस्ट करवा देते हैं बफलो को OLX में. और हम लोगों ने बफलो को OLX पे लिस्ट करवा दिया. और अब हमने बोला कि अब लोग गाय और भैंस भी बेच रहे हैं ऑनलाइन. ओके, तो ये बड़ी कहानी हो गई थी कि इंडिया में रूरल मार्केट में भी ऑनलाइन
आना चालू हो गया, एक कहानी इंटरेस्टिंग थी उस नज़रिए से। OLX के ऊपर ये बन गया कि आप OLX पे आप सब कुछ बेच सकते हो, सिर्फ कार नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हो, तो वो भी कहानी बन गई। तो आपको समटाइम्स यू हैव टू थिंक डिफरेंटली व्हेन अ कैटेगरी इज not very interesting for you to actually generate media stories, generate conversation. अब मैं मीडिया स्टोरी नहीं बोलता हूँ, अब पहले एक टाइम पे मीडिया थी, अब मैं बोलता हूँ कॉन्वर्सेशन. सो यू हैव टू क्रिएट such interesting engagement where you can evoke conversation around the brand, and that is when you have a successful PR machinery working for you. Crazy. Last ये पूछूंगा आपसे to understand your mindset. What has value 360 given you more than money? आपकी कंपनी ने आपको पैसों के अलावा क्या दिया? Identity. I think my identity is around this organization. और एक पर्पस भी दिया है कि ये पर्पस में आप कई बार डिस्ट्रैक्ट होते हो, कई बार आपको, और आप खुद आप अपनी कहानी बता रहे थे कि किस तरीके से आपने 3 बिजनेसेस बनाए हैं, और ये थर्ड बिजनेस हैज एक्चुअली नाउ आउट परफॉर्म्ड ऑल द 2 अदर बिजनेसेस एंड हैज क्रिएटेड अ वैल्यू फॉर यू फाइनेंशियली ऑल्सो, एंड नाउ दैट हैज ऑल्सो गिवन यू पर्पस. तो वैल्यू 360 जब हम लोगों मैं बिल्ड कर रहा था, एक्सीडेंटली बिल्ड हुआ था. मैं कैट की प्रिपरेशन के लिए आई वॉज यूजिंग दिस एज अ पार्ट टाइम revenue generator, and it became entire career. But आज के दिन में we are among the top 2 homegrown PR firms, still very far away from being the top. But जब आप सेकेंड में होता तो आपके पास एक चॉइस होता है कि आप फर्स्ट बन सकते हो. तो आपके पास वो जील होता है और उम्र होती है कि आप अभी मेहनत कर सकते हो, अभी आप यू आर इन योर mid-40s, you can actually work now to create a valuable बिजनेस. ऑल्सो दूसरी चीज़ कि हमारा जो काम, हमने जो काम किया है, काफ़ी प्राउड फील करते हो कि आप इस इंडिया में आपने यू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेटीएम, यू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कहानी उनकी बताई है, स्नैपडील, ट्रैक्टो, अर्बन कंपनी. सो वो बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए in terms of the kind of work that we've done. So identity, the kind of work that we've done, and एक purpose. ये 3 चीज़. If a 20-year-old wants to get into business today, what idea you recommend, even if it is not from your industry? And then we end this session. I think if you can actually find out one problem that you would want to solve from a customer's journey, and whatever business you're actually building, if there is a real problem around it and you're trying to solve that problem, you're able to actually create a business which has a need for it. So I would say there are, and not necessarily every business is solving a problem. Sometimes there are businesses which are actually creating a category that never existed, and you're not solving a problem of sorts. But if that is what the reverse mapping, reverse engineering that you can possibly do, that put, and where you are coming from, like you've done management course from IIT Delhi, then you understand tech and business management, and you created this particular tech company now. Similarly, you should base, if you're a professional who's turning into a business entrepreneur, it works really beautifully, because I was a PR professional, I converted to becoming an entrepreneur. So being a professional yourself, and when you're actually converting to building a business, you have a very on-ground understanding of that business. So one is that you identify what is the problem that you would want to solve. Second is try and actually base it through whatever you've learned in this journey, or through education, what you have actually created a foundation. But sometimes there are outliers who've actually created business coming from no background and have become $1 billion business. So you can be an outlier, and you can just have you should be a risk taker. I would say that if you are a risk taker and you're ready for a marathon, go for business, because it's not a 100-meter race. You have to actually fight many near-death situations within your journey, and it is your persistence that will help you actually pass through that. Amazing. कुणाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एक प्रॉमिस कर लो, अभी आपने बीच में बोला कि यार अभी हम सेकंड पे हैं और पहले पे जाना है,
तो एक रास्ता है, हम्म, तो जब पहले पे पहुंच जाओगे, हाँ। विच आई एम अज्यूमिंग बहुत जल्दी होने वाला है, जब पहले पे आ जाओगे फिर एक पॉडकास्ट करेंगे, फिर 100%। समझेंगे कि यार पहले पे आके अब कैसा फील हो रहा है। 100% आपके मुंह में घी शक्कर बहुत दूर है वो जर्नी, नहीं, जल्दी हो बट जाएगी बट उम्मीद है। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू सो मच।